नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। उद्धव ठाकरे को बिल्कुल पता चल गया कि उनकी सरकार नहीं बचेगी, कोई स्कोप नहीं है। उनके 42 एमएलए साथ छोड़कर जा चुके हैं। अभी अभी 4 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं, तो बगावत करने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। और देवेंद्र फडणवीस को इस बात का अंदाजा है कि महाराष्ट्र में अब उनकी सरकार बन जाएगी। एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया कि शिवसेना के 42 विधायक उनके साथ हैं। यह नंबर बढ़कर 45 तक पहुंच सकता है और उनकी अलग बनी शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है। यह आज की बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अब माइनॉरिटी में है और मेजॉरिटी देवेंद्र फडणवीस के साथ है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है और उद्धव ठाकरे ने आज शाम को फेसबुक पर बहुत कुछ कहा। फेसबुक पर भाषण देते समय उद्धव ठाकरे पूरी तरह डिफेंसिव पर थे। उन्होंने कई बार कहा, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मैं कुर्सी पर चिपके नहीं रहना चाहता, पद छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन फिर कहा जो लोग मेरा इस्तीफा चाहते हैं वो सामने आकर बात करें। अब यह बात कोई ने कैसे समझाए कि जो 42 एमएलए उनको छोड़कर गुवाहाटी जाकर बैठ गए हैं, उद्धव के धमकाने और बुलाने पर नहीं आए हैं, इसका मतलब साफ है वो बगावत कर चुके हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार खतरे में है। वो साफ बता चुके हैं कि वो उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं देखना चाहते, वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने जो कहा उसमें एक और बात मुझे अजीब लगी। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि उनके पास नंबर नहीं है, शिवसेना के विधायक उनके खिलाफ हैं, लेकिन कहा मैं क्या करूं, शरद पवार और सोनिया गांधी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं। उद्धव ठाकरे की बातें मैं आपको सुनवाऊंगा जो ये साबित करेंगी कि उद्धव ठाकरे मेजॉरिटी खो चुके हैं, उनका इस्तीफा किसी वक्त हो सकता है, उनका जाना तय है। तो 3 सवाल हमारे सामने हैं। पहला यह कि उद्धव ठाकरे के सामने क्या विकल्प बचा है, दूसरा एकनाथ शिंदे के पास कितने एमएलए हैं, उनकी अगली चाल क्या होगी, और तीसरा पूरे मामले को खामोशी से देखने वाली बीजेपी अब क्या अगला कदम उठाएगी। इन तीनों मामलों पर एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास में है। एक एक करके इन सवालों को डील करेंगे। तो सबसे पहले गुवाहाटी चलते हैं, क्योंकि 4 और विधायक अब से थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे और निर्णय कपूर इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए हैं, उनके पास डिटेल जानकारी है। निर्णय, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े मेटिकुलस तरीके से यह पूरी प्लानिंग हुई, एक एक करके एमएलए पहुंचे। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास में, कितने एमएलए अब एकनाथ शिंदे के कैंप में पहुंच चुके हैं और कैसे पहुंचे, क्या और भी एमएलए पहुंचेंगे? देखिए रजत जी, जो जानकारी अभी मिल रही है उस हिसाब से अभी 4 एमएलए पहुंचे हैं जो कि आज शाम को सूरत पहुंचे थे और सूरत से फिर एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया। ये 4 एमएलए योगेश कदम, गुलाब राव पाटिल, मंजुला गावित और चंद्रकांत पाटिल है। ये इनमें 2 निर्दलीय विधायक हैं और 2 शिवसेना के विधायक हैं। यानी आप ये भी देख सकते हैं कि अब निर्दलीय विधायक जो हैं वो भी अपना रुख साफ कर रहे हैं, जब उन्हें पता चल रहा है कि सत्ता का केंद्र कहाँ स्थित होता जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ गुवाहाटी एमएलए का पहुंचना जारी है, बल्कि सूरत जो कि एक ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है कल से, वहां पे अभी और एमएलए का आना भी जारी है। अभी अभी हमें सूचना मिली है कि शिवसेना के 3 एमएलए सूरत पहुंचने वाले हैं, जिनमें से एक एमएलए मंगेश कुडालकर जो कि कुर्ला के एमएलए हैं, वो सूरत ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 2 और एमएलए हैं जो सूरत के रास्ते पर हैं। यानी 3 एमएलए और अभी शिवसेना के सूरत पहुंचेंगे, जिन्हें अर्ली मॉर्निंग एक चार्टर फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के उनके साथ करीब 42 जो एमएलए हैं वो एकनाथ शिंदे को मिलाकर के वहां गुवाहाटी में मौजूद होंगे, जिनमें से मैं आपको बता दूं 39 विधायक जो हैं वो शिवसेना के होंगे। तो एक तरह से जो नंबर चाहिए था एकनाथ शिंदे को अपना एक अलग घटक दल बनाने का, 37 का आंकड़ा बताया जा रहा था, तो उससे वो
ज़्यादा नंबर जुटा चुके होंगे और शायद उसके बाद वो अपना क्लेम भी पेश कर सकते हैं, राज्यपाल को एक प्रस्ताव भी भेज सकते हैं जिसमें वो ये क्लेम कर सकते हैं कि वही असली शिवसेना दल है और उन्हें शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि वो फिर आगे की जो रणनीति है उस पर काम करें, जो कि शायद पहले से तय है बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाने की। रजत जी, निर्णय कल भी आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी, सबसे पहले खबर दी थी कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ, सूरत कैसे पहुंचे लोग, उसमें सीआर पाटिल का क्या रोल था। आज भी आपने बड़ी खबर बताई है कि 4 एमएलए अभी गुवाहाटी पहुंचे हैं, 3 और पहुंचने वाले हैं। एक बार नंबर मैं फिर से आपसे समझना चाहता हूं। अब तक यह दावा किया जा रहा था कि 45 एमएलए एकनाथ के साथ हो जाएंगे, तो आपने कहा कि अब 3 एमएलए और आ गए तो 42 हो गए, 3 और सूरत पहुंचने वाले हैं, यानी ये नंबर 45 तक पहुंचेगा। जी, ये क्लेम किया जा रहा था एकनाथ शिंदे के कैंप की तरफ से कि उनके पास कुल मिलाकर के 45 या 46 एमएलए का समर्थन है और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से 42 का आंकड़ा उनके साथ साफ तौर पर दिख रहा है। और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि कल और एमएलए आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब इसमें कोई शंका नहीं है कि इनके पास जो ये क्लेम किया जा रहा था कि 45 एमएलए होंगे, ये पूरे 45 एमएलए एक साथ गुवाहाटी में इकट्ठे नजर आएंगे कल हमें। तो ये रूट क्यों सूरत के जरिए ही क्यों रूट बनाया गया? देखिए जी, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसे समझना। मैं आपको बता दूं कि जब ये प्लान किया गया, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी, ये लोग ट्रेन के रूट से या एयर रूट से नहीं आ सकते थे क्योंकि वहां पे जो महाराष्ट्र पुलिस है वो इन्हें इंटरसेप्ट कर सकती थी। और जिस तरह से सस्पिशियसली ये एमएलए गायब हो रहे थे जब रिजल्ट आ रहे थे, उसके बाद जब ये अचानक वहां से हट रहे थे और ठाणे पहुंच रहे थे, तब जो सरकारी तंत्र है वो एक्टिव हो चुका था। इसलिए प्लान ये किया गया था कि ये सारे एमएलए जो हैं ये अलग अलग रोड के जरिए सूरत पहुंचेंगे, क्योंकि सूरत जो है वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है मुंबई के साथ, और दूसरा महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करके सूरत पहुंचना बहुत इजी है और मुंबई से महाराष्ट्र का बॉर्डर सिर्फ 2 घंटे का डिस्टेंस है। या फिर अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र से भी देखें तो महाराष्ट्र का बॉर्डर बहुत ही, गुजरात का बॉर्डर महाराष्ट्र से बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में सूरत जो है वो एक फोकल पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पे जैसा कि हमने कल भी बताया था कि सीआर पाटिल जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लॉजिस्टिकली वो चीज़ों को अरेंज करने में काफ़ी माहिर हैं। उनकी जो एग्जीक्यूशन की स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त मानी जाती हैं और वो पहले ही सूरत ऑलरेडी पहुंच चुके थे और उन्होंने वहां पर पहुंच करके सारा जो तंत्र है उसको पहले से सेट करके रखा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि सूरत से एयर कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, जिसे बड़ी आसानी से एमएलए को कहीं भी यदि ले जाना हो तो ले जाया जा सकता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनिशियल प्लान ये था कि ये एमएलए 2-3 दिन सूरत ही रहेंगे। 24 तारीख तक मेरिडियन होटल में इनकी बुकिंग थी, लेकिन जिस तरह का एक घटनाक्रम हुआ, नितिन देशमुख का जो केस सामने आया, उसकी वजह से एक दूसरा जो डिस्कशन शुरू हुआ पार्टी के अंदर वो ये था कि क्योंकि मुंबई से काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हो और उसकी वजह से माहौल बिगड़े, इसलिए इन एमएलए को फिर गुवाहाटी शिफ्ट करने का फैसला किया गया। लेकिन जो ट्रांजिट पॉइंट है उसको अभी भी सूरत ही रखा गया, क्योंकि मुंबई से सूरत पहुंचना बहुत आसान हो जाता है इन एमएलए के लिए रोड के जरिए। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने निर्णय बताया कि सारा ऑपरेशन ही कैसे प्लान हुआ और क्यों ये सूरत फोकल पॉइंट बना। गुवाहाटी में आनंद पांडे हैं, आप हमारे साथ बने हैं, जरा आनंद से जरा समझना चाहता हूं। आनंद, आप तो उस होटल के बाहर हैं जहां पर ये सारी एक्टिविटीज चल रही है, जहां पर एमएलए आ रहे हैं सूरत से, तो वहां क्या चल रहा है? देखिए रजत जी, गुवाहाटी का ये होटल जो है ये मुंबई से 2700 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र ये होटल बना हुआ है और उद्धव ठाकरे सरकार क्या आगे रहेगी या गिरेगी वो सब कुछ यहीं से तय होगा। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने ये दावा किया था कि उनके साथ
86 विधायक है, 46 विधायक है, तो वो दावा अब हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि आपने ही बताया कि 4 विधायक गुलाब राव पाटिल, योगेश कदम, मंजुला गावित और सीके पाटिल यहाँ पर अभी जस्ट पहुंचे हैं और वो अभी अंदर गए हैं। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे और जो बाकी जो विधायक यहाँ पहले से मौजूद है वो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगातार विधायक आने शुरू हो गए हैं, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई, तो ऐसे में इस कैंप को, इस गुट को ये उम्मीद बढ़ी है कि जो ये मांग कर रहे हैं और जिस मांग को लेकर इन्होंने बगावत शुरू की है वो कहीं ना कहीं जायज है। और जिस तरह इनको समर्थन मिल रहा है तो इनको ये लग रहा है कि अब इनका जो संघर्ष था वो नतीजा उसका निकलेगा और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देकर उनको मजबूर होना पड़ेगा या तो बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए या फिर से चुनाव में जाने के लिए। और आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर एकनाथ शिंदे उनके साथ जो विधायक उनको ये समझा रहे हैं, उनसे एक एक करके मिल रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं और सबको ये भरोसा दे रहे हैं कि असली शिवसेना हम हैं और किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। और उनको ये बता रहे हैं कि आप लोग ही असली शिवसेना हो, क्योंकि जो मौजूदा शिवसेना है जिसकी अगुवाई फिलहाल उद्धव ठाकरे कर रहे हैं वो हिंदुत्व का रास्ता छोड़ चुकी है। और जिस दिन उसने कांग्रेस के साथ समझौता किया था, एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाया था, उसी दिन से उसने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया था। वो हिंदुत्व का रास्ता जो कि बाला साहब ठाकरे ने दिखाया था और जिसको लेकर शिवसेना को कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी और कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी कहा जाता था। और ऐसे में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने आज कहा था अपने फेसबुक लाइव में कि अगर किसी को मेरा इस्तीफा चाहिए या मेरे से दिक्कत है तो मुझसे आकर बात करो और मेरा इस्तीफा ले जाकर गवर्नर तक दे दे। तो आपको लगता है कि ये जो बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं इसमें कुछ दम है कि मुझसे आकर मिलें, अब क्या ये एमएलए जाकर उनसे मिलेंगे, उनको मुंह पर कहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और पहले भी इस बात की गुंजाइश कमी थी क्योंकि इनको भी ये पता था कि उद्धव ठाकरे जो है एक इमोशनल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, मुझे तो बनाया गया और अगर किसी को मेरे से दिक्कत है, मेरे इस्तीफा चाहिए तो मेरे पास आए। आनंद, ये बातें जो उन्होंने कही थी बिल्कुल साफ थी, सबको समझ में आ गया। बड़े डिफेंसिव से एक एक करके अपनी बात कह रहे थे। निर्णय आपने मुझे बताया कि सूरत से कैसे ऑपरेशन प्लान हुआ, आनंद पांडे बता रहे हैं किस तरह से गुवाहाटी में माहौल है। देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। देवेंद्र, इन सारी बातों पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप है, तो क्या यह खामोशी किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही है? बिल्कुल रजा जी, और एक रणनीति के तहत ये चुप्पी साधी गई है। महाराष्ट्र में भी सिर्फ 2 लोगों को बोला गया है बयान देने को और यहाँ पर दिल्ली में भी उन सब चीज़ों से दूर रखा गया है। पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है उसकी बड़ी वजह यह है कि पहली बात ये कि बीजेपी ने जब राज्यसभा चुनाव में पहला झटका दिया तो उसके बाद पार्टी के एक बड़े नेता ने हमें ये कहा था कि अगर विधान परिषद के चुनाव में भी हम झटका दे देंगे तो उसके बाद ये गठबंधन बिखर जाएगा। और वहाँ से उनका होमवर्क बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी ये दिखाना नहीं चाहती थी या इस रूप में नहीं सामने आना चाहती थी कि इन सारी चीज़ों को वो जनरेट कर रही है। और हकीकत भी यही है कि बीजेपी ने इसे जनरेट नहीं किया बल्कि बीजेपी इसे फैसिलिटेट कर रही है और उस फैसिलिटेशन में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी वो प्रोवाइड करा रही है। शिवसेना के भीतर असंतोष अपने आप में बहुत ज़्यादा है और उस असंतोष को बीजेपी अपने फ़ायदे के तौर पर आगे इस्तेमाल करना चाहेगी, राजनीतिक फ़ायदे के तौर पर। उसकी बड़ी वजह यह है कि पहली बात यह कि इनका नंबर्स को लेके एक भरोसा नहीं था। एकनाथ शिंदे पहले भी 3 बार ऐसी नाराजगी जाहिर कर चुके थे और एक बार तो रजत जी ऐसा मौका आया था कि ठीक एक दिन पहले रात में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। इस बार बीजेपी को यह भरोसा नहीं था कि क्या एकनाथ शिंदे ये काम कर पाएंगे। एक बार जब एकनाथ शिंदे ने वो काम कर दिया तो दूसरी चीज़ ये थी कि 45 से 46 का जो आंकड़ा है उतने नंबर्स आते हैं कि नहीं। जब तक उतने नंबर्स नहीं आते फिर सामने आने की जरूरत नहीं। और इसमें शिव सैनिकों के इमोशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, चाहे एकनाथ शिंदे हो या बीजेपी हो। लगातार ये कोशिश की जा रही है ये समझाने की और उसमें शिव सैनिकों को ये मैसेज देने की कि ये शिवसेना के साथ गलत हो रहा है और उस गलत को ठीक करने का ये तरीका है। जैसे आज उद्धव ठाकरे ने जो बात कही थी रजत जी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बाला साहब ठाकरे ने भी ठीक उसी लाइन पे नारायण राणे के समय भी, छगन भुजबल के समय भी ये कहा था कि मैं तो तुरंत इस्तीफा दे दे, मैं तो तुरंत हट जाऊंगा, मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा, शिवसेना प्रमुख की जो उनकी कुर्सी थी। और उसके बाद शिव सैनिकों के भीतर एक उबाल सा आ गया था और पूरे राज्य में प्रदर्शन हुए थे। आज उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसके पीछे सबसे बड़ी चीज इन दोनों की, एकनाथ शिंदे हो या बीजेपी हो, इसकी रणनीति रही कि शिव सैनिकों के स्वाभिमान को कहीं चोट नहीं पहुंचाना है बल्कि एक साथ विधायकों को सामने लाके ये बताना है कि शिवसेना के साथ जो गलत हो रहा है उसे ठीक किया जा रहा है और बीजेपी उसका फायदा उठाना ये बात चाहेगी। देवेंद्र समझ में आ रही है कि वो
क्या ऐसे जो रणनीति बनाई है उसके पीछे ये जो इमोशन है शिव सैनिकों का उसको कहीं भी टच नहीं करें और वो सारा का सारा एकनाथ शिंदे के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन आप ये भी मुझे बता दीजिए कि बीजेपी की रणनीति क्या है, अब अगला स्टेप क्या होगा? आगे सरकार बनाने की जल्दबाजी नहीं दिखा रही है बीजेपी? बिल्कुल नहीं रजा जी, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं खींचने वाला है। आगे अगला कदम ये होगा कि एकनाथ शिंदे के पास जब सारे नंबर्स अपने आ जाएंगे तो एकनाथ शिंदे राज्यपाल को ये बताएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत वो बातचीत होगी, क्योंकि राज्यपाल अभी तो हॉस्पिटल में ही हैं, तो 1 से 2 दिन के भीतर वो बातचीत हो सकती है, जिसमें वो ये बताएंगे कि जो मौजूदा गठबंधन सरकार है इसमें उनका भरोसा नहीं। और उसके बाद राज्यपाल जाहिर तौर पे उद्धव ठाकरे को ये बोलेंगे कि आप फ्लोर पर अपना विश्वास मत हासिल कीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी एकनाथ शिंदे एंटी पार्टी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, ना ही वो आगे देंगे। और वहां पर फिर एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर जो एक कानूनी पेचीदगी शुरू करने की कोशिश की जाएगी उसका भी पूरा बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को लीगली कैसे हैंडल करना है, अभी से उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, जैसे चिट्ठी का सामने आना, उसमें सिग्नेचर किया जाना। ये सारी चीज़ें सिर्फ जनता को बताने के लिए नहीं है, बल्कि अगर कानूनी पेचीदगी में इसको उलझाने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ सबूत के तौर पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का रजा जी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, आप सबने बार बार जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे ने आज क्या कहा और उसका कैसे रिएक्शन हुआ, चाहे वो गुवाहाटी में हो, चाहे वो सूरत में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो मुंबई में हो। राजेश कुमार मुंबई से हमारे साथ हैं, इनसे मैं पूछूंगा, लेकिन इससे पहले दर्शकों को ये बता दें कि आज उद्धव ठाकरे ने जो कहा उसका मतलब क्या था, उद्धव ठाकरे ने क्यों कहा कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, और फिर उसके बाद संजय राउत का कैसे बयान आया। क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे के पास अब एमएलएज हैं, 42 एमएलएज उनके पास हैं, और इसके बाद करीब करीब तय है कि उद्धव ठाकरे अब ज्यादा दिन तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और इसके संकेत आज उद्धव ठाकरे की बातों से भी मिले। असल में आज करीब 5:30 बजे उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर एक लाइव एड्रेस किया और कहा कि वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन शरद पवार के कहने पर सीएम बनने को तैयार हो गए। मुख्यमंत्री बनने के पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है। आप उनकी बात सुनिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह डिफेंसिव पर है वो। की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने, विशेषतः पवार साहेबांनी ती बैठक आमची तिन्ही पक्षाची झाली, त्या बैठकीमध्ये सगळं ठरलं आणि ते ठरल्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं की उद्धव जरा 1 मिनिट बोलायचे। म्हटलं काय बोलायचं, आता ठरले सगळं, नाही 1 मिनिट। आणि बाजूला खोलीत गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की उद्धव हे सगळं ठीक आहे, पण जबाबदारी तुम्हाला घ्यावी लागेल। पवार साहेब काय मस्करी करता का? मी आतापर्यंत महापालिकेत सुद्धा महापौर जिंकल्यानंतर अभिनंदन करायला जातो, म्हणजे साधा महापालिकेत न गेलेला माणूस मुख्यमंत्री कसा होणार? ते बोलले नाही, तुम्हाला हे करावं लागेल। ठीक आहे, जिद्द केली, जिद्द। मग पवार साहेबांनी, सोनिया गांधींनी विश्वास टाकला माझ्यावरती। सोनियाजी सुद्धा मध्ये कधीतरी आपुलकीने फोन करत असतात, विचारत असतात। एक गोष्ट लक्षात घ्या की कोणताही अनुभव नसलेला माणूस इकडे बसवणं, त्याच्या मागे नुसता स्वार्थ हा विचार नाहीये। असल में आज ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे अब अपने एमएलएज के वापस आने की उम्मीद तो खो बैठे हैं, लेकिन वो शिव सैनिकों को सफाई दे रहे थे, उनको साथ रखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे उनसे कह रहे थे कि एनसीपी या कांग्रेस के नेताओं के बजाय शिव सैनिकों की राय को ज्यादा अहमियत देते हैं। एक सामान्य शिव सैनिक भी उनके लिए बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर शिवसेना के किसी विधायक को, किसी नेता को लगता है वो मुख्यमंत्री बने रहने के लायक नहीं है, तो यही बात वो मुंबई में आकर उनके सामने कहें, वो फौरन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो पहली बार उद्धव ठाकरे इस्तीफे की बात कर रहे थे। और फिर वो कहने लगे कि सूरत से बयान आ रहे हैं, गुवाहाटी में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर मंजूर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि गुवाहाटी गए विधायकों में से अगर एक भी एमएलए मुंबई आकर यह बात कहता है तो वो 1 मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। माझ्याच लोकांना जर मी मुख्यमंत्री पदी नको असेल तर काय करायचं, हा मोलाचा प्रश्न आहे। माझीच लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको। मग मला हेच म्हणायचं आहे की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। ठीक आहे,
चला मी उठतो आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे. आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरून मातोश्रीला हलवत आहे. मला कोणताही मोह नाही. मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही. मी शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र आहे. कोणताही मोह मला खेचू शकत नाही, अडवू शकत नाही, थांबवू शकत नाही. पण हे माझ्या समोर येऊन बोला. उगाच काहीतरी शिवसेनेशी आम्ही गद्दारी करणार नाही, पण ही शिवसेना आहे आमची शिवसेना, कशाला तुम्ही हे करताय? या सगळ्या करण्यावरनं नुकसान कोणाचं होतं आहे? उद्धव ठाकरे को आज ये दिन इसलिए देखना पड़ा क्योंकि वो अपने आप को बाला साहब ठाकरे समझते रहे और शिवसेना के नेता उनमें कभी बाला साहब की छवि देख ही नहीं पाए. उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को दरकिनार करते रहे, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया. वो शिवसेना के सीनियर नेताओं को मिलने का टाइम नहीं देते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे. उन्हें लगता था शिवसेना वाले जाएंगे तो कहां जाएंगे. वो सोचते थे किसमें हिम्मत होगी मेरे खिलाफ बगावत करने की. और अब 42 नेता बगावत करके खड़े हो गए हैं. दूसरी तरफ शिवसेना के नेता देख रहे थे क्योंकि उद्धव का सारा ध्यान एनसीपी और कांग्रेस को मैनेज करने में लगा हुआ था. आज भी उन्होंने जो कहा उससे लगा कि जैसे उन्हें शिवसेना से रिकॉग्निशन से ज्यादा परवाह शरद पवार और सोनिया गांधी से सर्टिफिकेट पाने की है. इसी वजह से एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को लगता है कि उन्हें अपना रास्ता अपने आप बनाना होगा. एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के नेताओं से मिलते जुलते रहते थे, उनसे हिंदुत्व की विचारधारा पर बात करते थे और शिवसेना के ज्यादातर नेताओं को लगता था बीजेपी के साथ जब उनकी सरकार थी तब उन्हें ज्यादा सम्मान मिलता था. उद्धव मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन शिवसेनाओं के मंत्रियों की बात कोई नहीं सुनता था. शिवसेना नेताओं को लगा कि चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में उद्धव ने शरद पवार को अपना बॉस मान लिया. एकनाथ शिंदे जैसे सीनियर नेताओं को यह भी दिखाई दिया कि उनके लिए आगे का रास्ता बंद है. उद्धव अपने बाद अपने बेटे आदित्य को सीएम बनाएंगे, किसी और को चांस मिलना मुश्किल है. शिव सैनिकों को भी लगता है कि यह भी बाला साहब के स्टाइल के खिलाफ है क्योंकि बाला साहब तो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते थे. इसीलिए शिव सैनिकों ने तय किया, एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने तय किया, अगर वो शिवसेना पर ही कब्जा कर ले, उद्धव को बाहर करके फडणवीस के साथ सरकार बना लें तो उनके अच्छे दिन वापस आ जाएंगे. राजेश कुमार मुंबई से मेरे साथ में है. राजेश, हम जिक्र कर रहे थे उद्धव ठाकरे ने क्या क्या कहा, उसका मतलब क्या है. अब वो कह रहे हैं कि इस्तीफा देने को तैयार हैं. आपको लगता है कि उनकी इन बातों का जो बागी विधायक है उन पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा तो दिखता नहीं है रजत जी कि जो बागी विधायक है जिन्होंने बगावत की है और जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं उन पर इस बात का कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त खबर आ रही है कि कई और विधायक जो कि मुंबई से चुनाव जीते हैं शिवसेना के टिकट पर, वो भी गुवाहाटी जाने को आमादा है. यानी कि जो पहले से जो विधायक थे वही मानने को तैयार नहीं है, नए विधायक भी उनका साथ देने के लिए, उनके साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं. तो उद्धव ठाकरे की अपील का कम से कम बागी विधायकों पर कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है. वहीं अगर आज पूरे दिन का निचोड़ मैं बताऊं, अगर शिवसेना के कैंप या महाविकास आघाड़ी के कैंप का, तो सरकार बचाने की पूरी कवायद हुई, लेकिन शाम होते होते ऐसा लग रहा है कि हथियार डाल दिए हैं. शिवसेना ने भी हथियार डाल दिए हैं और महाविकास आघाड़ी ने भी हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि 5 बजे विधायकों से मीटिंग का शिवसेना ने व्हिप जारी किया था. लेकिन उसी वक्त उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो फेसबुक लाइव करेंगे और इमोशनल कनेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे. इस वक्त मैं वर्षा पे मौजूद हूं और किसी वक्त यहां से उद्धव ठाकरे जो हैं वो निकलकर मातोश्री जा सकते हैं. कहा यह जा रहा है कि अब यहां से जब वो जाएंगे तो शायद वापस नहीं आएंगे. अमूमन रोजाना वो मातोश्री और वर्षा के बीच में ट्रैवल किया करते थे, काम के सिलसिले में वर्षा आते थे रहने के लिए, कभी मातोश्री का अपने निजी आवास का इस्तेमाल करते थे. लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आज अगर वो निकले तो फिर दोबारा नहीं आएंगे. यानी कि एक तरीके से साफ है कि हथियार डाल दिया उन्होंने. अब इंतजार ये है कि एकनाथ शिंदे के कैंप की तरफ से आगे क्या रुख अख्तियार किया जाता है, उसके बाद उद्धव ठाकरे और शिवसेना आगे के अपने पत्ते खोलेंगे. जी रजत जी, निर्णय आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं. आप आनंद पांडे भी ये कह रहे थे कि किस तरह से जो एमएलए पहुंचे हैं गुवाहाटी, उनके अंदर क्या जोश है, और राजेश कुमार भी बता रहे हैं कि जो भी धमकियां दी उद्धव ठाकरे, उनका कोई असर नहीं हुआ एमएलए के ऊपर. तो जो लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं
सूरत में या सूरत के लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनके दिमाग में अब क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पहले प्लान था उसके हिसाब से ये पहले इंश्योर किया जाना था कि नंबर एक बार पूरे हमारे पास आ जाएं, और अब जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है उसको देखते हुए लगता है कि जो रिक्वायर्ड नंबर थे शायद उससे ज़्यादा नंबर अब एक नाथ शिंदे कैंप में आ जाएंगे, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि एक ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि जहां अब हर कोई पावर सेंटर की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो एमएलएज पहले नहीं आ रहे थे वो भी अब एक नाथ शिंदे के पास पहुंचना शुरू हो गए। तो जाहिर सी बात है कि अब किसी भी वक्त जब ये एमएलए सारे पहुंच जाएंगे गुवाहाटी, उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कल हुई है, कल हमें पता चला है कि सूरत में बैठ करके बाकायदा एक प्रस्ताव जो है उसको पूरा ड्राफ्ट किया गया है रात को, जिसमें गवर्नर से क्या कहा जाएगा, गवर्नर को ये बताया जाएगा कि ये जो नया ग्रुप फॉर्म हुआ है इसको नए असली शिवसेना दल के तौर पे मान्यता मिलनी चाहिए, और इसका इस सरकार में कोई भरोसा नहीं है, और उसके बाद जो आगे की संवैधानिक कार्यवाही है उसके चलते एक नाथ शिंदे सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं बीजेपी के साथ मिलकर के। अब ये जो आगे की कार्रवाई है ये मुझे लगता है रजत जी के एक बार जब नंबर जो पूरे एक तरह से कंसोलिडेट हो जाएंगे इनके कैंप की तरफ, तब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर के हो सकता है आगे ये निर्णय। आपने जो जानकारी दी वो बहुत है, काफी है, आपने बता दिया कि कितने नंबर हैं। अब नंबर के आगे की कार्रवाई मैं चाहता हूं देवेंद्र पाराशर में बताएं। देवेंद्र, आपके तरह के नाम वाले देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह मैदान में हैं। मुझे पता चला कि आज भी दिन भर वो इंडिपेंडेंट एमएलए से मिलते रहे, जो एमएलए उनके साथ नहीं हैं, जो शिवसेना के साथ थे वो भी उनसे मिले हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की रणनीति क्या है, उनके पास कितने नंबर हैं, और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाने क्या वो दावा पेश करेंगे? और अजय जी, पहली बात तो ये कि देवेंद्र फडणवीस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगातार रहे हैं इस पूरे एपिसोड में, और उनका कॉन्फिडेंस अभी बरकरार है। टॉप सोर्सेज ने हमें ये भी बताया कि शिवसेना ने अजय चौधरी को जिस प्रकार से विधायक दल का नेता चुना, इसलिए नहीं कि उद्धव ठाकरे को बहुत करीबी थे, बल्कि इस वजह से उन्हें चुना गया कि ये अंदेशा था कि अजय चौधरी भी एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी सेंधमारी की है एकनाथ शिंदे ने, और उसके पीछे चाणक्य के तौर पर निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस लगातार रहा है। और गुवाहाटी में भी देवेंद्र फडणवीस के दो बेहद करीबी लोग सूरत में भी साथ थे और गुवाहाटी में भी है, वो सारा काम वो देख रहे हैं वहाँ पे। और देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो अगली स्ट्रेटजी जरूर ये रहेगी कि एकनाथ शिंदे के मार्फत वो होगा कि राजभवन में ये मैसेज दिया जाए कि उनका मौजूदा गठबंधन सरकार पर भरोसा नहीं, ये सरकार अल्पमत की सरकार है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि राजभवन से जुड़े हुए जो सोर्सेज हैं कि निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में राज्यपाल उद्धव ठाकरे को बुलाकर कहेंगे कि आपकी सरकार अल्पमत की सरकार हो गई है, और ऐसे में फ्लोर पर जाके आप अपना बहुमत साबित करें। और जब नंबर साबित करने की बात आएगी फ्लोर पर, तो उसके लिए प्लान बी, प्लान सी जैसी चीजें भी तैयार की गई है। मतलब इस बार की तैयारी ऐसी है कि शायद उद्धव ठाकरे को कोई चमत्कार ही बचा पाएगा, अन्यथा उनकी सरकार अगर नंबर्स गेम में जाती है तो वहां पर तो सीधे सीधे मुंह के बल गिरेगी, और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे उससे पहले ही इस्तीफा देकर हट जाएं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में देवेंद्र फडणवीस हो या दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता, उनकी पूरी कोशिश ये है कि कहीं से भी शिवसेना के स्वाभिमान, उनके सैनिकों के स्वाभिमान और मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग में कहीं चोट पड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि देवेंद्र, अब आप जो बात बता रहे हैं उसको कंफर्म करने वाली बड़ी खबर मैं आपको मुंबई से बता दूं, और दर्शकों को आपके माध्यम से मैं समझा रहा हूं। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, वर्षा यानी मुख्यमंत्री निवास से उद्धव ठाकरे का सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया है। बंगले के बाहर शिव सैनिकों की भीड़ जमा है। एक राजेश कुमार वहां पर मौजूद है, राजेश के पास चलते हैं। राजेश, क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए, अब ये खबर कंफर्म हो रही है रजत जी कि उद्धव ठाकरे अब यहां से सामान शिफ्ट कर रहे हैं, और मातोश्री जब यहां से निकलेंगे वो तो वापस फिर इस तरफ नहीं आएंगे। और यही जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करती है कि उद्धव ठाकरे का जो सामान यहां पड़ा है वर्षा बंगलों में, उसे शिफ्ट किया जा रहा है। शिवसैनिक वर्षा बंगलों के तो अंदर भी मौजूद है और बाहर सड़कों पर भी मौजूद है,
किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे जो हैं वो यहां से निकल सकते हैं, मातोश्री की तरफ रवाना हो सकते हैं। पिछले 2.5 साल से मातोश्री और वर्षा के बीच में वो आते जाते रहे हैं। वर्षा को बतौर एक कार्यालय के तौर पर वो इस्तेमाल करते रहे हैं। ज्यादातर वक्त वो मातोश्री में ही गुजारते थे, लेकिन वह जब ऑफिशियल काम होता था तब वर्षा आया करते थे। अब जो भी सामान वो मातोश्री से लेकर आए थे उसे इस वक्त पैक किया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम दर्शकों तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। रजत जी, राजेश, ये जो आपने बात बताई ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। आप आज असल में वैसे तो दिन में 1-2 बार जो इनके स्पोक्स पर्सन है संजय राउत वो भी कह चुके थे कि सरकार चली जाएगी। फिर ये खबर आई कि 1-2 मंत्रियों जिसमें आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व हैं उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से मिनिस्टर का शब्द हटा लिया था। तो इस बात के संकेत तो मिल रहे थे, लेकिन आप जो बता रहे हैं और देवेंद्र पाराशर और निर्णय कपूर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। आनंद पांडे, आपके पास भी कुछ जानकारी है, वहां जो एमएलएज हैं उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है? यहाँ पे जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि उनकी कोशिश ये है कि उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद ही इस्तीफा दे दे, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे के समर्थन में विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरह से एकनाथ शिंदे लगातार शिव सैनिकों के अपमान की बात कर रहे हैं मौजूदा गठबंधन सरकार में और बार बार वो कट्टर हिंदुत्व की याद दिला रहे, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की याद दिला रहे हैं। तो ऐसे में इन विधायकों की रणनीति यह है कि उद्धव ठाकरे को ये मजबूर किया जाए कि खुद ही इस्तीफा दे दें और उसके बाद जो परिस्थितियां होती है उसके बाद सरकार बनाने के बारे में सोचा जाए कि बीजेपी के साथ जाना है या फिर चुनाव में जाना है। क्योंकि उनको ये जो आनंद जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं ना, ये तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयान कर देती हैं। ये तस्वीरें इसका ये कि उद्धव ठाकरे का सामान बैग्स में भर के वर्षा से निकाल के मातोश्री की तरफ जा रहा है, ये इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर देती है कि अब उद्धव ठाकरे ने हथियार डाल दिए। जो बात देवेंद्र पाराशर कह रहे हैं, जो बात निर्णय कपूर कह रहे हैं, जो बात राजेश कुमार ने कही, जो बात आनंद पांडे ने कही। देवेंद्र, एक बात फिर से मैं आपके पास आना चाहता हूं। देवेंद्र पाराशर, ये जो सामान निकल के जा रहा है ये इस बात को कंफर्म करता है जो बात आप कह रहे थे कि अब अगला जो मूव है वो गवर्नर के घर से होगा, गवर्नर हाउस से होगा। हाँ बिल्कुल रजत जी, और उद्धव ठाकरे का जो संबोधन था, जैसा कि आमतौर पर ये चर्चा है, हम लोग बात भी कर रहे थे, तो वो बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे या उन विधायकों के लिए नहीं था, बल्कि बाला साहब ठाकरे के पैटर्न पर चलते हुए, जैसा कि पहले हम लोगों ने बात की कि चाहे नारायण राणे हों या फिर छगन भुजबल हों, उन दोनों अवसरों पर जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे ने जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जिस सेंटीमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कही थी, एग्जैक्टली उद्धव ठाकरे ने उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया। बस फर्क ये था कि वो पार्टी प्रमुख के तौर पर बात कर रहे थे और ये सरकार के तौर पर बात कर रहे थे। लेकिन उसके पीछे वजह ये थी कि वो ये चाह रहे थे कि इतना कहने के बाद शिव सैनिकों के बीच एक भावनाओं का उबाल आया और उन भावनाओं का उबाल कहीं ना कहीं उन विधायकों पे दबाव पड़े। वो एक तरह से आखिरी कोशिश थी, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला जिससे उद्धव ठाकरे उत्साहित हो और एक तरह से उन्होंने अपने पूरे हथियार डाल दिए हैं। और कल की जो बातचीत हुई थी, एकनाथ शिंदे ने फोन पे जो उन्होंने कहा था, एक तरह से उद्धव ठाकरे के लिए वही एक बड़ा मैसेज था कि शिंदे बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और शिंदे ने पूरी बातचीत में कहीं ये नहीं कहा कि आपको मुख्यमंत्री के तौर पर हटना है, वो बार बार इस बात को कहते रहे कि आपको इस गठबंधन से हटना है, शिवसेना के लिए ये गठबंधन ठीक नहीं, इसमें हमारा नुकसान हो रहा है, एनसीपी कांग्रेस को फायदा हो रहा है। ये सारी चीजें ऐसी थी जिस पर एकनाथ शिंदे पूरा अपना मन बना चुके थे। आज जब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को ये कहा कि शिंदे को भी सीएम बनाया जा सकता है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि शिंदे अगर इस बात पे सहमत होते हैं तो शिंदे जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उसकी काट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाद में संभव है कि मुंबई आने के बाद शिंदे को दरकिनार कर दिया जाता है। शिंदे बखूबी इस बात को समझते हैं, बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने सीधे सीधे इस प्रस्ताव को नकारते हुए कह दिया था कि सिवाय हिंदुत्व के मुद्दे के और उनका कोई दूसरा मुद्दा नहीं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास और कोई विकल्प बच नहीं जाता सिवाय अपने सामान को यहाँ से निकाल कर वहां ले जाने का। निर्णय, जिन रणनीतिकारों से आपकी बात हो रही है, क्या ये जो पूरी स्क्रिप्ट है उनके हिसाब से चल रही है? उद्धव ठाकरे का सामान शिफ्ट होने का मतलब है कि अब वो समझ गए हैं कि अब उन्हें वर्षा में वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका सामान मातोश्री भेजा जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट थी, ये जो प्लान था, ये जो स्क्रीन प्ले था, उसके अकॉर्डिंगली है, इतना जल्दी हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखते हुए जो ऑप्टिक्स सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए तो यही लगता है कि जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आज जिस तरह से शाम में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने आकर के एड्रेस किया फेसबुक लाइव के जरिए, और अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं,
कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक आखिरी जिसे कहते हैं ना लास्ट डिच एफर्ट कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, ताकि जो सिंपैथी उनकी तरफ जो है वो बनी रहे उनके कार्यकर्ताओं की। क्योंकि जिस तरह का एड्रेस उन्होंने किया उसके बाद जो रिएक्शन आने चाहिए थे वो कहीं दिख नहीं रहे हैं लेकिन निर्णय आप जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हुआ तो उल्टा। आपने बताया कि कुछ और एमएलए गुवाहाटी पहुंच गए और कुछ और रास्ते में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एड्रेस उन्होंने किया है शायद ये उसके बाद का इफेक्ट है, क्योंकि जिस तरह का एड्रेस उनका था उससे साफ दिख रहा था कि उद्धव ठाकरे ये मान चुके थे कि नंबर गेम में वो हार चुके हैं। अब उनके पास वो नंबर्स नहीं हैं और शायद उसका इम्पैक्ट जो है बाकी बचे हुए एमएलएस पर भी पड़ा है, क्योंकि कई ऐसे एमएलएस थे जो हो सकता है सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरफ जो है पावर सेंटर शिफ्ट होगा। लेकिन बाद में शाम को जो एड्रेस हुआ उससे साफ दिख रहा है कि पावर सेंटर जो है वो अब एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट हो चुका है और जो बचे खुचे एमएलएज हैं वो भी अब अपनी साख बचाने के लिए वो अब एकनाथ शिंदे का रुख कर लिया है उन्होंने। देवेंद्र, अब पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट होगा महाराष्ट्र के गवर्नर की तरफ और गवर्नर साहब हॉस्पिटल में हैं, तो फिर अब अगला कदम कैसे होगा और क्या होगा? गवर्नर साहब की हालत की अगर बात करें रजय जी, तो वो पूरी तरह से काम करने की स्थिति में है। हॉस्पिटल में सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आज उनको सुबह 8:30 बजे के तकरीबन लेकर जाया गया। अदरवाइज क्योंकि उन्होंने 2 वैक्सीन का डोज ले रखा था, उसके बाद बूस्टर डोज भी उन्होंने ले लिया था और उनको पहली बार ये कोविड हुआ है। तो कल जब ये सिम्टम्स आए और पॉजिटिव वो हुए तो उसके बाद से उनकी स्थिति एकदम ठीक थी और वो काम करने की स्थिति में हैं। बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत वो उपलब्ध हैं, इस बात को बता भी दिया गया है। तो ऐसे में 1 से 2 दिन के भीतर, कल से परसों अधिकतम परसों हम लोग कह रहे हैं कि जब एकनाथ शिंदे राजभवन पे निश्चित तौर पे कम्युनिकेट करेंगे और उस कम्युनिकेशन के मार्फत वो बता देंगे, एक सूची भेजेंगे कि इतने सारे विधायक जो मौजूदा गठबंधन की सरकार है उस सरकार के पक्ष में नहीं है, उसका समर्थन नहीं दे रहे हैं, अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। और उसके साथ ही राजभवन एक्टिव होते हुए तुरंत उद्धव ठाकरे को ये मैसेज भेजेगा कि आप वहाँ पे फ्लोर पे अपना बहुमत साबित करें। और वहाँ पर निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थिति में उद्धव ठाकरे शायद उस फ्लोर पर ना जाना चाहें और उसके पहले जो उनको करना है वो राज्यपाल से मिलकर वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगले 2 दिनों के भीतर पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं दिख रहा है, एकदम से स्क्रिप्टेड सिचुएशन में हालात आगे बढ़ रहे हैं। अजय जी। राजेश, देवेंद्र कह रहे हैं कि कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं दिख रहा है, एक तय रास्ता है उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन ये जो सामान शिफ्ट होना शुरू हुआ, आपको थोड़ा सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित हो गए कि ये बहुत जल्दी हो गया? बिल्कुल, देखिए आज जब दिन की शुरुआत हुई थी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते उद्धव ठाकरे जो हैं वो हथियार डाल देंगे, शिवसेना हथियार डाल देगी, महाविकास आघाड़ी हथियार डाल देगी। क्योंकि शाम होते होते यहाँ पर शरद पवार जब पहुंचे थे, सुप्रिया सुले जब पहुंची थी, तभी शिवसैनिकों को उम्मीद थी, आज थी कि कुछ पासा जो है वो पलटेगा, कुछ बातें उनके तरफ, उनके फेवर में होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं वर्षा के बाहर, उससे साफ ये पता चलता है कि उद्धव ठाकरे ने अब उम्मीद छोड़ दी है, उद्धव ठाकरे ने हथियार डाल दिया है। अब वो वर्षा को छोड़कर मातोश्री की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो दिन की जब शुरुआत हुई थी रजत जी, तब किसी को अंदाजा नहीं था और बड़े ही सरप्राइजिंग तरीके से शाम होते होते हथियार डाल दिया गया है। अब एकनाथ शिंदे के लिए राह जो है वो यहां से बेहद आसान दिख रही है, क्योंकि जिस कल तक 30 एमएलए की बात की जा रही थी, अब वो संख्या बढ़कर 40 और 40 से पार तक पहुंचती हुई दिख रही है। एक बात अभी निर्णय ने कही थी, एक बात कही थी, निर्णय ने कहा था कि जब उद्धव ठाकरे ने अपना फेसबुक लाइव किया वो डिफेंसिव पर थे, वो इस्तीफे की बात करते नजर आए। उसके बाद कुछ और एमएलए रवाना हो गए सूरत के लिए। बिल्कुल इस बात का इल्म था उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को, जो बची खुची शिवसेना, इस बात का इल्म था
कि और एमएलएज और विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ खिंच रहे हैं। यही वजह थी कि आखिरी कोशिश की गई, जो इमोशनल कनेक्ट या फिर सिंपैथी गेन करने की कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई। उन्होंने अपने काम गिनाने की कोशिश की, कोविड काल में जो उन्होंने काम गिनाया वो बताने की कोशिश की, साथ ही ये भी कहने की कोशिश की कि अगर आप सामने आके कहते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था कि और भी एमएलएज जो हैं वो एकनाथ शिंदे के कैंप के टच में है। यही वजह कि आखिरी कोशिश की गई और उसका असर फिलहाल न एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद एमएलएज पर होता हुआ दिख रहा है रजत जी, और ना ही जो एमएलएज अब गुवाहाटी की तरफ रवाना है उन पर भी कोई असर होता हुआ दिखा है। आओ मुझे इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे के घर से, वर्षा से, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, जिसे उद्धव ठाकरे ऑफिस की तरह इस्तेमाल करते थे, मीटिंग से इस्तेमाल करते थे, वहां से उनका सामान शिफ्ट हो रहा है। और हमारे संवाददाता राजेश कुमार, निर्णय कपूर और देवेंद्र पाराशर ये बता रहे हैं कि अब शायद उद्धव ठाकरे वर्षा में वापस नहीं आ पाएंगे। सारे एमएलए जो बगावत कर चुके हैं उनका नंबर इतना ज्यादा है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए सरकार बचाना संभव है और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। अब इसमें कोई शक नहीं है, अब ये सिर्फ एक औपचारिकता बाकी बची है। इस वक्त एक ताजा खबर आपको एक बार फिर से बता दूं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार में अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, वो मेजॉरिटी खो चुके हैं और उद्धव को इस बात का एहसास है। वो मुख्यमंत्री आवास से अपना सामान शिफ्ट करने में लगे हैं। इसकी तस्वीरें अभी अभी हमें मिली हैं और उद्धव ठाकरे और शिवसेना अब इस बात के लिए तैयार हैं कि उन्हें सत्ता से बाहर जाना होगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि कुछ और विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जाने के लिए सूरत के रास्ते में हैं। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, राजेश हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ हैं, देवेंद्र पाराशर दिल्ली से और आनंद पांडे गुवाहाटी से। इन चारों से एक एक अपडेट लेते हैं। निर्णय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब जो एमएलएज रास्ते में हैं, जो एमएलएज गुवाहाटी से आज निकले, उनके बारे में अगर एक बार फिर से बता दें दर्शकों को। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बता दूं रजत जी, कल जो सूरत एमएलएज पहुंचे थे उन्हें देर रात करीब 3:40 पर एक चार्टर्ड फ्लाइट से गुवाहाटी भेजा गया, जिसके बाद ये लगा कि अब जो ये एपिसोड है ये पूरी तरह गुवाहाटी में शिफ्ट हो चुका है, ये पूरा ड्रामा, और अब यहाँ पे कोई और हलचल नहीं होगी। ऐसा माना जा रहा था कि तमाम जो एमएलएज हैं वो आ चुके हैं और उन्हें भेज दिया गया है गुवाहाटी, लेकिन उसके बाद दोपहर को करीब 4 एमएलएज और सूरत पहुंचे, जिनके नाम हैं चंद्रकांत पाटिल, मंजुला गावित, योगेश कदम और गुलाब राव पाटिल माफ कीजिएगा। ये 4 एमएलए, गुलाब राव पाटिल मंत्री भी हैं सरकार में, तो ये 4 एमएलएज और पहुंचे और इन्हें शाम को एक चार्टर्ड फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचाया गया। अभी ये गुवाहाटी लैंड ही किए थे कि एक और खबर आई कि 3 और एमएलएज सूरत के रास्ते पे, जिनमें से एक एमएलए मंगेश कुंडालकर जो कुर्ला के एमएलए हैं शिवसेना के, वो सूरत ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अपने होटल में, और इसके अलावा बाकी 2 एमएलएज जो हैं उनके नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, वो भी सूरत पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इनके लिए ऑलरेडी कल अर्ली मॉर्निंग एक चार्टर बुक कर दिया गया और ये उससे इन्हें दुबई ले जाया जाएगा। और ये भी सूचना आ रही है कि उसके बाद कुछ और एमएलएज जो हैं वो भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कल मॉर्निंग में सूरत में। जी निर्णय, ये बात मैंने आपसे दोबारा इसलिए पूछी ताकि ये इस बात को पूरी तरह सील कर दे कि अब उद्धव ठाकरे शिवसेना के एमएलए का एक लार्ज चंक खो चुके हैं और उसका असर आज जो उन्होंने फेसबुक लाइव किया उसमें दिखाई दिया। और दूसरी बात राजेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो सामान शिफ्ट हो रहा है वर्षा से मातोश्री के तरफ, लोग कह रहे हैं कि अभी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि मानसून में वर्षा टपक रही है और उद्धव मातोश्री चले गए हैं। ये तस्वीरें क्या बयान करती हैं राजेश? देखिए, इस वक्त मैं सीधे तस्वीरें वर्षा से दिखा दूं रजत जी। यहाँ पर कॉन्वॉय जो है वो तैयार है, किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे किसी भी क्षण जो है वो यहाँ से निकलेंगे। संभवतः आखिरी बार बतौर मुख्यमंत्री वो वर्षा से निकल रहे होंगे मातोश्री के लिए। और तस्वीरें आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो उसी कॉन्वॉय की है जिसमें
जिसमें उद्धव ठाकरे इस वक्त एक कार में सवार होकर वो मातोश्री की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हथियार डाल दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे को अब ये इल्म हो गया है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। जो संख्या बल उनके पास है, उस संख्या बल के साथ वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। और ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है अपने आप में। उद्धव ठाकरे वहां पर मौजूद हैं और मीडिया के लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे से बात करने की कोशिश जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे हैं इस वक्त। हम देख रहे हैं राजेश ये तस्वीरें, उद्धव ठाकरे वर्षा से विदाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश भी कर रहे हैं रिपोर्टर्स उनसे बात करने की। आगे भाग। मुश्किल वक्त है रिपोर्टर्स के लिए ये। कॉन्वॉय आप देख रहे हैं लंबा, और उद्धव ठाकरे संभवतः आखिरी बार बतौर मुख्यमंत्री यहां से निकले हैं, वर्षा से निकले हैं, मातोश्री की तरफ जा रहे हैं। जो तस्वीरें हमने देखी, उनका सामान जो है इन्हीं गाड़ियों में पैक किया गया है। बड़े बड़े सूटकेस थे जो वो 2.5 साल पहले मातोश्री से लेकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अब उन्हीं सूटकेस में वापस वो सामान जो है वो पैक करके ले जाया जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे, बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे जो हैं वो मातोश्री के लिए निकल चुके हैं। यानी कि अब ये तय हो चुका है कि उद्धव ठाकरे आज, कल या किसी भी वक्त वो मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। उन्होंने अब मान लिया है कि एकनाथ शिंदे कैंप के पास जो संख्या बल है वो इतनी है जिसकी वजह से वो अब कम से कम मुख्यमंत्री तो नहीं रह सकते। रजत जी, ये बात ठीक है राजेश, ये निर्णय ने इस बात को कंफर्म किया और आपने बताया और आपने तस्वीरें दिखाई किस तरह से अब वर्षा से मातोश्री की तरफ जा रहे हैं। और शायद आपकी बात सही है कि ये आखिरी बार बतौर मुख्यमंत्री वो वर्षा से जाएंगे, अपना सामान ले गए हैं। आज जो फेसबुक पर जो कुछ कहा था उससे भी इस बात का अंदाजा लगा कि वो शायद इस्तीफा देने के लिए अपना मन बना चुके हैं। लेकिन जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उन्हें कहेंगे कि अभी भी कुछ उम्मीद बाकी रखनी चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे को शायद कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। देवेंद्र पाराशर, आपके पास आऊंगा। देवेंद्र, जैसे जैसे उद्धव ठाकरे की उम्मीद टूट रही है, जैसे जैसे वो उनका सामान वर्षा से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि वैसे वैसे देवेंद्र फडणवीस की उम्मीदें बढ़ रही होंगी? हाँ बिल्कुल अजय जी, और देवेंद्र फडणवीस से जुड़े जो सोर्सेज हैं वो तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और पिछले 3 दिन से इस बात को कह रहे थे। और न सिर्फ 3 दिन से बल्कि राज्यसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने कहा था कि अगर विधान परिषद के चुनाव में उनका कैंडिडेट, जो अतिरिक्त कैंडिडेट है, 5वां कैंडिडेट, वो जीतता है तो वो सिर्फ एक जीत नहीं होगी बल्कि ये गठबंधन उसके बाद बिखर जाएगा। उनके विधायकों में ये मैसेज चला जाएगा कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज़ एक रहेगी कि अगर जब तस्वीर दिखेगी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, यानी कि जो शिवसेना का जो मौजूदा फॉर्म है बागी विधायकों का, उसके साथ बीजेपी की बातचीत को लेकर, तो वहाँ पर रजा जी हमारे सोर्सेज है जो बताते हैं कि इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन जैसी चीज़ नहीं दिखती, कोई फ्रिक्शन वाली चीज़ नहीं दिखती, उस लिहाज से कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच इक्वेशन बहुत बेहतर बताया जाता रहा है और वो इक्वेशन काफ़ी पहले से बेहतर है। ऐसे में कोई भी शर्त जैसी चीज़ या कोई अन्यथा जटिलता वाली स्थिति वो उत्पन्न होती नजर नहीं आ रही है। जाहिर तौर पे ये सारी चीज़ें देवेंद्र फडणवीस को बेहद गदगद कर रही होंगी और अब उन्हें ऐसा लग रहा हो कि वापस आएंगे नहीं। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, वापस आएंगे नहीं आएंगे? वो इस्तीफा देने वाले हैं, वो आपके सामने है ना। अभी इस्तीफा देंगे क्या? वो सामान सारा पैक करके ले गए। नहीं, उद्धव साहब का सरकार है, उद्धव साहब का ही सरकार रहेगी, इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वर्षा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वर्षा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या वर्षा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? लाली साहब, वर्षा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सरकार रहेगी, लेकिन सवाल है कि सरकार रहेगी। तो ये विधायक और पूर्व सांसद नेता जो इस वक्त निकल रहे हैं वर्षा से, वो ये मानकर चल रहे हैं कि अभी भी सरकार बच सकती है। राजेश, ये जो जिनसे आप पूछ रहे थे वो तो बहुत मजबूर हैं, वो तो कुछ कह भी नहीं सकते, वो ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो भी उतने ही दुखी होंगे जितने उद्धव ठाकरे, अगर वो उद्धव के सपोर्टर हैं। लेकिन अगर वो एकनाथ शिंदे के साथी हैं तो उन्हें ये सब तस्वीर देखकर उनका उत्साह और बढ़ रहा होगा। तो मुंबई में जो पिक्चर थी वो क्लियर हो गई। निर्णय कपूर ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया कि कितने एमएलएज हैं जो साथ छोड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे का। राजेश कुमार ने बता दिया कि उद्धव ठाकरे अपना सामान पैक करके कैसे मातोश्री चले गए हैं। अब नजर गुवाहाटी पर है, जहां एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार का गिरना तय है। उद्धव ठाकरे ने खुद इस बात के संकेत दिए।
अपना सामान पैक करके सरकारी बंगले वर्षा से वो अपने घर मातोश्री चले गए। इस पूरे सियासी डेवलपमेंट पर अब आगे क्या होगा? एकनाथ शिंदे अब तक 42 विधायकों को अपने साथ ला चुके हैं जो गुवाहाटी के होटल में हैं। उस होटल के बाहर हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो लगातार इन खबरों पर नजर रखे हुए हैं। आनंद प्रकाश पांडे के पास चलते हैं। आनंद, एकनाथ शिंदे के कैंप में जरूर देखा गया होगा टीवी पर तस्वीरें, किस तरह से मातोश्री से तरफ सामान शिफ्ट हुआ, किस तरह से वर्षा खाली हुआ, तो क्या मूड है इसके बाद में वहां? देखिए, गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के कैंप में फिलहाल जश्न का माहौल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे ही वो तस्वीरें सामने आई कि उद्धव ठाकरे वर्षा छोड़कर मातोश्री के लिए निकल गए हैं, तो इनको ये भरोसा हो चला कि जिस मकसद को लेकर इन्होंने बगावत की थी, अब वो मकसद जो है पूरा होने जा रहा है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अब फिर से उन शिवसेना के विधायकों को उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया, संपर्क करना शुरू कर दिया है, जो मुंबई में है या महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में है, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि वो शिवसेना के विधायक जो पहले डर के मारे उनसे बात करने को तैयार नहीं थे या उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे या फिर वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, अब जब वो तस्वीरें देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे खुद वर्षा छोड़कर वापस जा रहे हैं मातोश्री, तो अब वो विधायक जो है खुलकर एकनाथ शिंदे से बात करेंगे। और यही बात एकनाथ शिंदे ने बाकी जो उनके साथ बागी विधायक उनको भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई विधायक बात कर सकता है तो आप उनसे बात करिए और उसको ये भरोसा दीजिए कि जो नई शिवसेना होगी वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना होगी और वो उन आदर्शों पे, हिंदुत्व के उस एजेंडे पर चलेगी जिसका सपना बाला साहब ठाकरे। आनंद, आपने एक और नई बात बता दी। आपने कहा कि यहां पर 42 एमएलएज हैं, निर्णय कपूर बता रहे थे कि 3 और आने वाले हैं। आप कह रहे हैं जो बाकी बचे खुचे हैं उनसे भी एकनाथ शिंदे संपर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और निर्णय, देवेंद्र पाराशर और राजेश, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी देने के लिए। अब सारी बातें सुन के साफ लग रहा है ये तय है, उद्धव ठाकरे की सरकार जाने वाली है। उद्धव ठाकरे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, मेजॉरिटी खो चुके हैं। हमने उनको वर्षा बंगले से अपना सामान पैक करके अपने घर मातोश्री जाते देखा है। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे के पास 42 विधायक हो चुके हैं और यह संख्या कल तक 45 हो सकती है। बीजेपी इस मामले में खामोश है, लेकिन यह खामोशी, ये चुप्पी आने वाले तूफान की तरफ इशारा करती है। ये तूफान उद्धव ठाकरे की सरकार को उड़ा सकता है और देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना सकता है और यह लगभग तय दिखाई देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।